मैं स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या जो सर्वविदित है, सब जानते हैं, बोलते भी हैं और खुलकर लोग सामने भी आते हैं, लेकिन लगाम नहीं लग पा रही। हम बात कर रहे हैं महिलाओं से जुड़े अपराधों को लेकर। अपराध ये माना जा रहा था कि 2012 में निर्भया केस जब हुआ उसके बाद से कानून इतना सख्त किया कि कानून की पंक्तियां जब शामिल हुई आईपीसी सीआरपीसी में तो लगता था कि रूह कांप उठेगी अपराधियों की जब ये लाइनें पढ़ेंगी या पता चलेगा। लेकिन उसके बाद में अगर अपराध का आंकड़ा आप देखें और अपराध के गिरते हुए स्तर का भी, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई हमारे सिस्टम में या हमारी सोच में या कोई तो ऐसी वजह है जो हम प्रयास करना चाह रहे हैं उसमें कोई खामी रही है, तो आखिर दुरुस्त क्यों हो। और अभी की बात करें तो जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, हम सब चिंतित हैं, लेकिन घटना पे लगाम नहीं लग पा रहा। एक घटना आज होती है, मीडिया में आती है, लोगों के सामने आती है, सोशल मीडिया पे चलती है, तो लगता है कि शायद कल ये देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन पता लगता है कि दो ऐसी घटनाएं और हो रही हैं। आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं और आज हमारी ये गैर राजनीतिक चर्चा है। हम कोशिश करेंगे, सॉल्यूशन तक तो जो विधिवेता और विधि निर्माता हैं वो लोग करेंगे, लेकिन एक प्रयास जरूर करना चाहिए कि सोच कैसे बदल सकती है और कहाँ खामी रह रही है। हमारे साथ सुमन शर्मा जी है, राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं। हमारे साथ ममता शेखावत जी हैं, समाजशास्त्री हैं। हमारे साथ सारा इस्माइल हैं, छात्रा हैं। हमारे साथ ललिता मेहरवाल जी एडवोकेट हैं और विदुषी थानवी हमारे साथ खिलाड़ी हैं और ज्योति पवार जी हमारे साथ उद्यमी हैं। सभी का स्वागत है। मैं सुमन जी आप ही के पास आना चाहूँगा। देखिए, आपका एक लंबा राजनीतिक कैरियर भी है, आपने सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका में भी काम किया, आपने गैर राजनीतिक मोर्चों पे भी आपको मैंने खूब देखा है। महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष रहने से आपको एक बात जरूर सिस्टम में घुसने की एक वो मिला आपको रूट है कि वास्तव में क्या चलता है, क्यों खामियां रहती हैं, कहाँ दुरुस्त करने की जरूरत, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? कहीं को सिस्टम में खोट है, कोई हमारे प्रयासों में कमी है जिसकी वजह से लगाम नहीं लग पा रहा? देखिए योगेंद्र जी, जो ये विषय है महिलाओं को लेके, सीधे तौर पे अगर मैं सिस्टम की बात करूं कि सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं और जिसकी वजह से ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं और महिलाओं को जो प्रॉपर रिस्पांस मिलना चाहिए या महिलाओं को संबल मिलना चाहिए, ये बातें तो बहुत होती है। जब निर्भया का हुआ तो हमें तब लगा, जो आपने भी जिक्र किया, कि 12 में ऐसा लगने लगा था निर्भया के बाद रिजल्ट आने के बाद कि फांसी का प्रावधान भी होगा और सारी चीज़ें होंगी, कानून में बहुत बदलाव हुआ, सब चीज़ हुआ। लेकिन मुझे जो लगता है इतने सालों बाद, फिर वही 12 साल बाद जो आपने कैलकाटा की घटना देखी, हम जोधपुर की घटना देखते हैं, मणिपुर को देखते हैं, कहीं भी देखिए, कुल मिला के जो मानसिकता थी वो डे बाय डे ब्रूटल और क्रूरल होती जा रही है। जो इस प्रकार के मानसिकता के लोग हैं जो समाज को दूषित करते हैं, कानून, पुलिस सिस्टम हर जगह हर दरवाजे पे नहीं रहेगा। कहते हैं ना कि महिला के लिए सबसे सुरक्षित उसका वर्क प्लेस होता है, उसका घर होता है, उसके दफ्तर होते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं सुरक्षित है। तो इसको कैसे किया जाए? तो मेरे इतने सालों के अनुभव से, जब हम सड़क पे उतरते थे, आंदोलन करते थे, सरकार के खिलाफ नारे लगाते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब नारे और हल्ला गुल्ला से काम नहीं चलेगा। समय वो लगता है मुझे, योगेंद्र जी, अपने अनुभव से मैं पूरा कह सकती कि पूरे सिस्टम को, जो हमारा सोशल सिस्टम है, जहां हम एक परिवार की बात करते हैं, परिवार का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल विध्वंस हो चुका है। और ये कहते हुए मुझे कतई गुरेज नहीं है, क्योंकि हम उस सदी की ओर बढ़ गए हैं जहां जो हमारी फैमिली वैल्यू थी वो ख़त्म हो गई। हम समाज से या सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हमें लैपटॉप दे दो, हमें साइकिल दे दो, हमारी बेटियों को पढ़ा दो, उसको फ्री एजुकेशन कर दो, ये सारी चीज़ें तो सरकार करती है, हमें सेफ्टी भी दे दो। लेकिन जो मॉरल वैल्यू पैदा करना था हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, क्योंकि ये स्पेस से नहीं आए हैं, जो भी इस तरह के मेंटेलिटी के बच्चे हैं ना, तो मुझे लगता है कि जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होंगे या जो मतलब साइकोलॉजी विशेषकर, कि दिमाग में एक बात आती है, मेरे एक टीवी चैनल पे भी बात हुई थी कि
अगर आप साइको की बात करती हैं तो आपको सीधे लोग कह देंगे कि भाई ये पागल वाली बातें मत किया करो, मेंटल हेल्थ की बात कीजिए तो बोले नहीं 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 मेंटल हेल्थ पे तो चर्चा ही मत करो। लेकिन मुझे लगता है कि माँ के गर्भ से लेके माँ के गर्भ के बाहर आने के बाद आपके पूरे स्पैन में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मेंटल हेल्थ पे अब बहुत काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अमेरिका में हमने उदाहरण देखा, अमेरिका में 10 साल का बच्चा स्कूल में जाके सूट आउट कर देता है, अपनी टीचर को मार देता है, उसके कारण डिप्रेशन होते हैं। आप उस बच्चे पे नज़र रखिए, आप उसको पैसे देके, स्कूल देके, साइकिल देके, लैपटॉप देके, फ्री एजुकेशन देके नहीं सुधार सकते हैं समाज को जब तक आप अब मेंटल हेल्थ की ओर नहीं बढ़ेंगे। मेंटल हेल्थ मीन्स पागल नहीं, पागलपन नहीं। किस वजह से बच्चे में इस तरह के एग्रेशन आ रहे हैं, किस तरह वो समाज में अकेला बैठा हुआ है, इन सब चीज़ों पे नोटिस करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है महिला बाल विकास जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको अब इस ओर, ये जो मैं कहूँगी क्षणिक सुविधा देने के बजाय ये लंबे स्तर पे इस पे स्टडी करके कार्य करना चाहिए, तभी सुधार हो सकता है, वरना और ब्रूटल खबरें हम लोग के सामने आती रहेंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए हल्के में किसी भी विभाग को और योजनाओं का एक ये नहीं कि आप चलिए एक तबके को आप खुश करने के लिए या फिर हमने देखो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनको साइकिल दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ फोटो, उससे नहीं होगा कुछ। हमें उस दरिंदगी को ख़त्म करनी होगी। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अपराध घटित हो रहा होगा, आंकड़े इस बात को इंगित करते हैं। ममता जी के पास में जाना चाहूँगा। मैम आप एक शिक्षक भी हैं और समाजशास्त्री भी हैं, क्या लगता है कि हम इतिहास भी पढ़ रहे हैं, दुनिया के कई मुल्क हैं, आज हम ये नहीं कह सकते कहीं पे भी राम राज्य होगा कि घटनाएं नहीं हो रही, घटना होती हैं, हो सकती हैं, लेकिन जब कानून बना तो बहुत सारे लोगों ने चिंता जाहिर की थी कि अब ऐसा नहीं हो कि रेप के बाद में सबूत मिटाने के लिए महिला का कत्ल ही कर दें कि सबूत ही नहीं बचेगा। तो वास्तव में इस तरह की फितरत भी हो रही है। आप देखिए कितना हीनियस क्राइम है, तो लोग सोच भी नहीं सकते और बात भी नहीं कर सकते। इस तरह की चर्चाएं हैं। पहले ये कहा जाता था कि अगर दुष्कर्म की घटना होती तो हम लोग भी नहीं लिखते थे, बातें भी नहीं होती थी, लेकिन वाकई बात भी होनी चाहिए और ऐसे दरिंदों की चर्चा भी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि किस ओर जा रहे हैं? योगेंद्र जी, अभी जो सुमन मैम ने भी जो बताया है मैं उससे पूर्णतः सहमति रखती हूँ। एक्चुअली ये रूट कॉज पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। ये क्यों हो रहा है, ये जो दरिंदे हैं या इनकी जो मानसिकता है वो इस कदर मतलब कैसे विकृत हुई है कि वो इस तरह के क्राइम्स को अंजाम देते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो पूरा सिस्टम, आप केवल सरकार, प्रशासन या पुलिस को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते। वी नीड टू गो टू द रूट कॉज, और ये स्टार्ट होता है हमारी परवरिश। तो पहला रोल इसमें आता है परिवार का। तो जब बच्चा बहुत छोटा होता है उसको हम क्या सीख दे रहे हैं, वो आसपास के माहौल से क्या एब्जॉर्ब कर रहा है। आप देखिए जो भी इस तरह की विकृति से ग्रसित व्यक्ति होता है या कोई बालक भी हो, तो उसमें कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो थोड़े से अलग होते हैं एक नॉर्मल बच्चे से या नॉर्मल इंसान से। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। तो पहली जिम्मेदारी यहाँ आती है परिवार की। तो परिवार का जो भी घर में है, माता पिता हैं या जो भी बड़े लोग हैं, उनको अपने बच्चों को पूरा समय देना चाहिए। और आज का समय जहाँ की हम ना पूरी तरह से आधुनिक बन पाए हैं, ना हम अपने संस्कारों से जुड़ पा रहे हैं, वी आर स्टक समवेयर इन द मिडल। तो ये एक बड़ा ही, ये जो समय है ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है हमारे लिए। हमारे बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आधुनिक जो पाश्चात्य संस्कृति है वो क्या है और हमारे संस्कार तो कहीं पीछे छूटते ही जा रहे हैं। हमारे परिवार, हमारे जो सोचने का नज़रिया है या जो हमारा पूरा सिस्टम है वो चेंज हो गया है। दूसरी इसमें अगर योगेंद्र जी देखें तो जो विद्यालय है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। आप देखें जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी कुछ ऐसी उनके व्यवहार में कुछ ऐसा होता है जिससे कि जो भी शिक्षक हैं या जो आसपास के लोग हैं वो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक क्राइम हुआ था जिसमें जी उदयपुर में, तो इस तरह की मानसिकता पनप कहाँ से रही है जहाँ इस तरह उनको बच्चे बेखौफ हैं। आप बड़े देखें, जो कोलकाता वाला उदाहरण है, आप देखिए निडर, जो ये दरिंदे हैं ये निडर हैं, उन्हें कोई डर ही नहीं है क्योंकि हमारे सिस्टम में कमी है। तो परिवार है, स्कूल है, उसके बाद जिम्मेदारी आती है जो हमारा सिस्टम है, गवर्नमेंट ले लीजिए या एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए। हमारे लॉज इतने वीक क्यों है, इतना टाइम क्यों लगता है? आप देखिए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाइए, आज आप रात के 2 बजे भी अकेले सड़क पे निकलेंगी, आप इतना सुरक्षित महसूस करेंगे कि कोई नज़र उठा के लड़की को देखता भी नहीं है। वहाँ के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। तो हमें ये सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। इतना निडर बेखौफ क्यों है दरिंदा? ज्योति जी आपके पास में आना चाहूँगे। आप एक उद्यमी भी हैं और आप
वर्किंग वुमेन्स भी आपके साथ में काम करती हैं। कई बार इस तरह की घटनाएं आती हैं कि कार्यस्थल पे बहुत सारी घटनाएं होती हैं, महिला इनसिक्योर हैं, बोल नहीं पाती हैं, बोलती नहीं हैं, ये स्टूडेंट्स के साथ में होता है। तो कभी चर्चा होती है और क्या उन्हें वास्तव में डरना चाहिए या चुप रहना चाहिए? ये खामोशी जो होती है, कई बार आदमी महिला की कमज़ोरी मान के चलता है, जबकि वो कमज़ोरी नहीं होती। वो ये देख करके चलती है कि लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे, या सिस्टम को लेकर के चिंतित होते हैं कि कौन इतने झगड़ों में फंसेगा। क्या रहता है वजह कि दबा करके बैठ जाती हैं महिलाएं? योगेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनरली जो महिलाएं होती हैं वो इस बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहती। गर्ल्स भी होती वो इस चीज़ से इसलिए डरती है, उनको लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ की डिस्कशन किया तो शायद उसका इफ़ेक्ट उनकी पढ़ाई पे, शिक्षा पे या उनके बाहर आने जाने पे किया जाएगा। क्योंकि जब भी पता है ऐसी कोई भी घटना होती है ना, तो सबसे पहला टारगेट किया जाता है कि वो इस टाइम पे क्यों बाहर थी, वो ऐसे कपड़े पहन के क्यों घूम रही थी, वो ऐसे लोगों के साथ क्यों थी, यानी इन सब चीज़ों को ब्लेम किया जाता है। लेकिन आप पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखें कि जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसमें न तो आप कपड़ों को दोष दे सकते हैं, ना उनके प्रोफेशन को दोष दे सकते हैं, और ना ही उस जगह को दोष दे सकते हैं। आज हम चाहे कोलकाता वाला कांड देखें या फिर अगर देखा जाए तो जिस तरह से छोटी छोटी बच्चियों के साथ, नर्सरी स्टैंडर्ड की बच्चियों के साथ भी ऐसी केसेस सुनने को मिलते हैं। और अभी आप अगर देखें तो राजस्थान में तो कहा जाए तो रिश्तों की कोई मर्यादा ही नहीं रही। आज रिश्तों को तार तार करने के लिए मुँह बोला मामा, चाचा, भाई, कोई भी, यानी आप, और फिर उनको कहा जाता है कि नहीं अगर तुम ये बोलोगे तो हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, हम कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे, ये सब कह के उनको चुप कराया जाता है। पर बिल्कुल ये चुप रहने का विषय तो है ही नहीं। अगर आप मदर हैं, फादर हैं, भाई हैं, तो उनके साथ खड़े होइए। जिसने ये चीज़ की है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। एक बार आप आवाज़ दबाते हैं तो उसकी हिम्मत और बढ़ेगी, वो दूसरी बार किसी और के साथ करेगा। लेकिन अगर पहली बार में ही उसको सबक मिल जाएगा, 2 थप्पड़ वो वहीं खा लेगा ना, तो शायद उसके बाद हिम्मत नहीं होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि चोर के पाँव नहीं होते हैं और कमज़ोरी नहीं होती है। अब मैं तब ये कहूँगा कि एक दौर आ चुका है, केवल महिला या पीड़ित पक्ष, जो व्यक्ति, जो महिलाएं हैं, जो जिस परिवार की बच्चियां हैं, उन्हीं की बात नहीं है। अगर वास्तव में कहीं पे भी सार्वजनिक जगह पे, बसों में, ट्रेन में, मैं सुनता हूँ कई बार ऐसे फफ्तियाँ कसते रहेंगे, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि ज़माने में लोगों की सोच भी बदली है। कई बार लोग ये देखते हैं कि मैं अकेला क्यों फंस जाऊँगा, फिर 2 लोग अपने हिम्मत करते हैं कि भैया आप सलीके से रहिए, आपके भी बहन बेटियाँ होंगी। तो इतनी बात कहने के बाद में 5 लोग और हिम्मत जुटाते हैं। हिम्मत जुटती है तो मुझे लगता है कि फिर उसका इलाज भी होता है। हालांकि देखिए कानून हाथ में लेने की इजाज़त कोई किसी को नहीं देता है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति, मुझे एक छोटा सा उदाहरण ध्यान है। एक वेटनरी डॉक्टर के साथ में चेन्नई या हैदराबाद की घटना है, चेन्नई की घटना है, उसके साथ में गैंग रेप हुआ, दरिंदे पकड़े गए, और जब उनको लेने के लिए लेकर के गए, वो जो घटना का रियल सीन क्रिएट करने के लिए कि कैसे क्या हुआ था, उनका एनकाउंटर हो गया वहाँ पे। जब वो पुलिस टीम आ रही थी, हम देखो संविधान से बंधे हुए हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, इस तरह की घटनाओं को एप्रिशिएट कोई नहीं कर सकता, लेकिन उन पुलिस अधिकारियों में फूल बरसाए गए। क्यों? लोगों को भरोसा ये है कि चलिए दरिंदे हैं, ये कबूल कर चुके और ये मान गए, तो इनका इलाज यही है। जबकि मैं इन चीज़ों को लाइक नहीं करता कि वास्तव में जिन्होंने कानून हाथ में लिया आप भी उसी तरह से करें। लेकिन इस तरह की घटनाएं होती हैं कि नहीं साहब बहुत अच्छा काम किया, वो क्यों करते हैं? लोग भरे हुए होते हैं कि ट्रायल होगा, वो एक दूसरा रेप होता है कि कितने समय तक चलते रहें, चलते। बहुत सारे परिवारों को टूटते हुए देखा है कि आज यहाँ पे एक लोअर कोर्ट से, लोअर कोर्ट के बाद में अपर कोर्ट, उसके बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद में हमने निर्भया का देखा, कितने सालों तक ट्रायल चलता रहा। आखिर में भी उनको कानून है, भी हमारा ऐसा ही कानून में लास्ट में प्रेसिडेंट तक भी बातें जाते हैं कि आप अभी भी मर्सी, आपके पास में राइट है और आप दया कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। मैं विदुषी आपके पास में आना चाहूँगा। आप खिलाड़ी हैं, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप जिस खेल से जुड़ी हुई हैं, वो आज के ज़माने में लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी भी हो गया है कि मार्शल आर्ट आना चाहिए। लेकिन एक खिलाड़ी के नाते आपको लगता है कितना सहज भी हो पाता है? कितना डर होता है परिजनों में, खिलाड़ियों में? डर की तो बात नहीं है। जब हम सेल्फ डिफेंस सीखते हैं या मार्शल आर्ट सीखते हैं, तो जैसे अभी बोला कि जो कॉन्फिडेंस है, अगर कोई लड़की या कोई परिजन है
कि बोलने के लिए, कहीं कोई दुर्घटना हो रही है तो बोलने के लिए। जब हम ऐसे स्पोर्ट सीखते हैं, मार्शल आर्ट सीखते हैं या सेल्फ डिफेंस सीखते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्डअप होता है। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। मैं ये नहीं कहती कि सेल्फ डिफेंस से आप कोई भी दुर्घटना से एकदम से बच सकते हैं, पर हर दुर्घटना के एक स्टेजेस होते हैं, हर क्राइम के एक स्टेजेस होते हैं। अगर आप बस में या कोई वहाँ छोटी कहीं जगह, कहीं पब्लिक प्लेस पे अगर आप कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, तो आप ऑन द स्पॉट, अगर आपको कुछ आ रहा है तो आप ऑन द स्पॉट रिएक्ट करके उससे आप निकल सकते हैं। तो खेल में अगर हम एज ए खिलाड़ी पर्सनली देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, एज ए खिलाड़ी खेलो। पर इंडिया में हर पेरेंट या हर घर की ये सोच नहीं होती है कि बच्चे को हमको एक खिलाड़ी बनाना है। तो मेरा ये पर्सनली व्यू होता है कि स्पेशली फीमेल्स, नॉट एवरीवन, बट स्पेशली फीमेल्स को परिवार में, इंडिया में हर बच्ची को मार्शल आर्ट्स क्लास में डालना चाहिए। सरकार ने भी, राजस्थान सरकार में अभी कुछ समय पहले ऐसी योजना बनाई थी कि स्कूल में मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा था। बट मैंने खुद ने जिस ऑर्गेनाइजेशन जिससे मैंने सीखा है, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ, तो हाँ, मैं खुद वहाँ पे स्कूल्स में गई थी साथ में देखने के लिए, सिखाने के लिए। बट जो टीचर्स, जो कोचेस सिखा रहे थे, वही वेल ट्रेंड नहीं है, वही वेल इक्विप्ड नहीं है कि हाँ क्या करना है, कैसे सिखाना है। उन्होंने भी कहीं से सीखा, सिखा रहे हैं। तो वो जो एक पॉलिसी बनाई थी राजस्थान सरकार ने सेल्फ डिफेंस स्कूल्स में बच्चों को सिखाने के लिए, वो पॉलिसी ही रह गई, वो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा वीकनेस रही। तो अगर राजस्थान सरकार कर रही है, या फिर अगर हम एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन, अगर हम कुछ एक्शन ले सकते हैं तो हम वो ये ले सकते हैं कि हमारे बच्चे को हम रेगुलरली सेल्फ डिफेंस क्लासेस में डालें, स्पेशली लड़कियों को। ऐसा नहीं है कि सेल्फ डिफेंस क्लासेस, मार्शल आर्ट्स क्लासेस नहीं है। आज के टाइम पे आपको हर 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पे एक ऐसी अच्छी क्लास मिलेगी। इवन बीकानेर में फ्री मार्शल आर्ट्स क्लासेस, फ्री सेल्फ डिफेंस क्लासेस सिखाई जाती है लड़कियों को। तो ये चीज़ों का अवेयरनेस भी नहीं है हमारे पास में। तो मेरा पर्सनली ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमको अवेयरनेस और एजुकेशन क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सेल्फ डिफेंस से आपको लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है? यस, डेफिनेटली। सेल्फ डिफेंस से मैं ये नहीं कह रही कि आज भगवान करे किसी के साथ में कोई दुर्घटना नहीं हो, पर किसी के साथ में हो रही है तो मैं ये नहीं दावा कर रही कि आप उस दुर्घटना से बाहर निकल सकते हैं, पर उस दुर्घटना को फेस करके उससे निकलने के आपके पास में कॉन्फिडेंस है और आपके पास में टेक्निक्स है। सो यू हैव वन एबिलिटी, आई एम नॉट कन्फर्मिंग कि आप एकदम से निकल जाएंगे, बट यू हैव वन एबिलिटी विच एन ऑर्डिनरी पर्सन डोंट हैव। सो सेल्फ डिफेंस डेफिनेटली सबको आना चाहिए, लड़कियों को तो बहुत ज़रूरत है, आना चाहिए। मेरे साथ में भी कुछ ऐसी घटना हुई थी, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं, पर ऐसी दुर्घटना हुई थी जो पर्सनली मेरे साथ में हल्का फुल्का मुझे महसूस हुआ, मेरे साथ में और भी लड़कियां थी उनको महसूस हुआ, तो आई हैड द कॉन्फिडेंस टू रेज माई वॉइस, और उस लड़के को हमने खुद ने अपने हाथों से मारा, ठीक है, विच आई फील विच वॉज वेरी राइट। आई डोंट से दैट विच वॉजंट राइट, बट येस। सो मेरे साथ में कॉन्फिडेंस था, वो मेरे साथ में तो मुझे सिर्फ महसूस ही हुआ था। आई जस्ट हैड दैट वाइब दैट दिस इज़ नॉट समथिंग राइट, दिस इज़ कंसर्निंग। जब मैंने वो वॉइस रेज करी तो वो 2-3 लड़कियां छोटी छोटी थी, 5th-6th स्टैंडर्ड की लड़कियां थी। दे केम अप टू मी क्राइंग कि दीदी वी डिडंट न्यू दिस एंड एवरीथिंग। सो दैट दिस इज़ वन सिचुएशन विच आई हैव फेल्ट माई सेल्फ। सो सेल्फ डिफेंस से कॉन्फिडेंस तो आपको बहुत ज़्यादा आता है, टेक्निक्स आपको लर्न करने को मिलती है, आपको खुद में एक एम्पावरमेंट फील होता है। तो ये मैंडेटरी होना चाहिए, सरकार नहीं कर सकती तो एटलीस्ट हम तो कर ही सकते हैं। फाइनेंशियली ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री सेल्फ डिफेंस क्लासेस है, तो ज़रूर जाना चाहिए। ये अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए, मार्केटिंग होनी चाहिए मार्शल आर्ट्स अकेडमीज़ की ज़्यादा, कि आप जाइए, सीखिए और अपने आप को एम्पावर करें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए खुद की रक्षा करने के लिए वो गुरु जरूर आपके पास में होने चाहिए कि जिससे अगर कहीं भी कोई परिस्थिति, अभी तैरना को जरूर नहीं है कि आप बाहर ही हो, लेकिन आपको आना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ में आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना चाहिए कि मार्शल आर्ट आना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा, आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, आप देखिए आपकी बॉडी में खुद में एक अलग से कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हाँ कुछ लग रहा है मुझे कि मैं स्वस्थ हूँ। ये सबसे बड़ी आपका कॉन्फिडेंस। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हालात वहाँ पे क्या हैं, उससे मुकाबला करने के लिए आपको खुद का, आपका जो वजूद है, आपके अंदर की स्टेमिना है, या फिर कहूँ कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, वही सबसे बड़ा कारगर है, वही आपका रक्षा कवच है। अगर आप में है तो आप उससे बच भी सकते हैं, उस हालात का मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास में कुछ भी नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस है, उसको आप ज़रूर यूज करिए, और तभी आता है
कि जब आप में वास्तव में कुछ इस तरह की टेक्निक्स हैं, ये कला है उसके साथ एक टेक्निक्स भी होती हैं। मैं ललिता जी आपके पास में आना चाहूँ, कानून काफ़ी सख्त हुआ, आप तो एक गवर्नमेंट लॉयर भी हैं, किस तरह की चीज़ें आती हैं, इतना आपको नहीं लगता जब हम चर्चा कर रहे हैं उसके कुछ घंटों पहले ही प्रधानमंत्री और कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति चिंता जाहिर कर चुकी हैं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों सब हों, कुछ ऐसे केसेज हैं जिनको फास्ट ट्रैक पे लेके जाना चाहिए, ट्रायल जल्दी होना चाहिए। कानून भी बहुत सख्त बन गए हैं। निर्भया कांड की बात देखिए कि फांसी की सजा हुई है, उसके बाद अभी कानून में चेंज हुए, टाइम टू टाइम कानून सख्त से सख्त होते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जो अपराध का रेशो है वो उसी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें फिर एक बार सोचने की ज़रूरत है, जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि ये अपराध का कारण क्या है। अगर जब तक सरकार अगर इस कारण तक नहीं पहुँचेगी, ये अपराध ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, चाहे आप कितने भी सख्त कानून बना लें, कितनी भी सुरक्षा दे दें, कितने भी बच्चियों को जो है सेल्फ डिफेंस सिखा दें, लेकिन जो कारण है जब तक आप नहीं पहुँचेंगे तब तक अपराध कम, मेरे ख्याल से कम नहीं होंगे। जो हम लोग फाइल देखते हैं, तो मुझे जहाँ तक मैं हर फाइल को पढ़ने के बाद में जिस निष्कर्ष पर मैं पहुँचती हूँ, तो वहाँ मुझे कहीं ना कहीं मोबाइल का एक बहुत बड़ा रोल लगता है, बहुत बड़ा जो कॉज है, क्योंकि अपराधी कहीं से आते नहीं है, वो हमारे बीच में हमारे समाज का ही एक हिस्सा होता है। लेकिन उन्होंने अपराध क्यों किया है, अगर आप इस पे विचार करेंगे तो आप देखिए जो अभी कलकत्ता में भी अभी जो इतनी बड़ी घटना हुई, तो उससे पहले उसका जो कारण क्या था, आप ये देखिए उसने मोबाइल देखा, मोबाइल में पॉर्न मूवीज देखी है, और उसके बाद में उसकी मानसिकता चेंज हो गई है, उसके बाद में उसने जाकर इतना घृणित अपराध कारित किया है। तो हमें आज सोचने की ज़रूरत है, एक जो अपराध का कारण है उस पर प्रहार करने की ज़रूरत है, चाहे वो सरकारें हो चाहे प्रशासन हो, उनको अपराध के कारण पर काम करना चाहिए। क्योंकि चाहे आप कितना भी अपराध के बाद में कुछ भी कर लें, आप चाहे सजा दे दें, ट्रायल तेजी से चला लें, डिफेंस कर लें, लेकिन कारण क्या है उस पर प्रहार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर इस तरह के ऐप्स और इस तरह की पॉर्न मूवीज़ पे बैन है, और कहीं भी इस तरह तो अपराध अपने आप ही कम हो जाएगा। आप ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, आज पोक्सो कोर्ट है, उसके अंदर बहुत छोटे बच्चे, आपको मुझे बताते हुए बड़ा अजीब सा लगता है कि 17 साल का बच्चा 16 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट कर रहा है, 9 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है। आप भी बताइए क्या वो अपराधी था वो बच्चा? लेकिन कहीं ना कहीं इस मोबाइल ने उसने देखा है ये सब चीज़ें, क्योंकि एक छोटे बाल मन पे इस चीज़ का असर होता है इन सब चीज़ों का, क्योंकि वो बच्चे, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ये नहीं सिखाता, ना कोई रिश्तेदार कोई सिखाता है जब उनके पास मोबाइल होता है। क्योंकि कोरोना काल के अंदर मोबाइल सबके हाथ में चला गया, ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो नहीं ध्यान दे पाए, हमारी पेरेंट्स की मजबूरी थी कि मोबाइल दिया जाए। और ये जो पॉर्न मूवीज़ आती है, आज आप ये देखिए कि जैसे भी आप यूट्यूब खोलते हैं, चाहे भजन देखें तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ इस तरह का आ जाएगा। कोई बच्चे अगर कुछ सर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान आकर्षित उस तरफ होगा, तो वो खोल के देखते हैं, तो उनके बाल मन पे या फिर कोई भी व्यक्ति हो उसके मन पर इस चीज़ का, उसकी मानसिकता ऑटोमेटिक इस तरह की होती चली जाएगी। तो मुझे जो लगता है कारण सबसे बड़ा वो यही है कि जब तक इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं होगा, सरकार जब तक कि गंभीरता से इन कारणों को ख़त्म नहीं करेगी, इन पे पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं करेगी, पॉर्न मूवीज़ और जो इस तरह के गंदे ऐप्स हैं जिससे ये अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, तो तब तक मुझे लगता है कि चाहे आप कितने भी कानून बना लें, कितने भी कर लें, और इस पे बहुत मुश्किल है, कारण पे प्रहार करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, कारण पे जाना भी पड़ेगा और ज़रूरी भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि काफ़ी हद तक देखिए टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन एक टेक्नोलॉजी के लिए बनाया गया था कि एक सुगम व्यवस्था रहेगी, इससे लोग फास्टली काम करेंगे। लेकिन अब इसके साथ साथ दोनों पहलू हैं कि आप इतने भटक जाओगे और ये स्थितियां बनेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कई रिसर्च रिपोर्ट्स कहती हैं कि सोशल मीडिया काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। चलिए सारा, मैं आपके पास में आना चाहूँगा, आप लोग चर्चा भी करते होंगे, किस तरह की चैलेंजेस महसूस करती हैं अभी नई जनरेशन जो घटते अपराधों में? दरअसल होता क्या है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी
जो कि जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी है। बहुत आयरॉनिक चीज़ है कि उस यूनिवर्सिटी में रहते रहते मुझे इन्फॉर्मेशन आई कि 3 लड़कियों की एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन आई कि उनको रेप थ्रेट्स मिले हैं यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कों से। तो आप सोच सकते हैं कि जो पावर है ना, वो लोग उसका गलत उपयोग करते हैं। मेन एंड वुमेन फिज़िकली डिफरेंटली मेड हैं, तो जो मेल हैं वो अपने फिज़िकल एडवांटेजेस का दे यूज़ रेप एज अ पावर एंड उसको सफ़र लड़कियों को करना पड़ता है। तो उनको थ्रेट्स मिले कि मैं तुम्हारा रेप कर दूँगा। दिस वर्ड, दिस सेंटेंस, दिस शोज़ कि लोगों के लिए एक पावर है। अब जब बात सोशल मीडिया की आती है तो सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ है। वहाँ पे अच्छा भी है, वहाँ पे बुरा भी है, वहाँ पे आपको डिफेंस सीखने को भी मिलेगा, वहाँ पे आपको टेक्निक्स भी मिलेंगी, किसी को किडनैप कैसे कर लो, वहाँ पे आपको पोर्नोग्राफी भी मिलेगी, वहाँ पे आपको सेक्स एजुकेशन भी मिलेगी। इट्स अगेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जहाँ पे आप रह रहे हैं। जैसे कि मुझसे पहले 2-3 वक्ता ने अभी बात करी कि कैसे हमारी फैमिली का स्ट्रक्चर है, वहाँ पे किस तरीके की हमको सीख मिलती है, कैसे हमारे स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर हमको किस तरीके के एनवायरनमेंट में देखने को चीज़ें मिलती हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में इम्पैक्ट डालती हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जो हमारे दिमाग में इम्पैक्ट डालती हैं। लोग सोशल मीडिया के ऊपर मॉर्फ करके वीडियोज़ बना देते हैं, सेलिब्रिटीज़ के ऐसे वैसे वीडियोज़ आ जाते हैं, लेकिन हमेशा फ़ीमेल के ऊपर टारगेटेड ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं कह रही कि रेप से फीमेल्स का होता है, मेल्स के लिए भी बहुत घटनाएं आती हैं और हमें उसके लिए भी अवेयरनेस चाहिए, लेकिन फीमेल्स हमेशा वल्नरेबल रहती हैं उस सिनेरियो में, बिकॉज़ हम लोग फिज़िकली स्लाइटली बिल्ट ही हमारा वीकर है। हम लोग इंड्योरेंस में बहुत अच्छे हैं, फीमेल्स का इंड्योरेंस मेल से ज़्यादा है, लेकिन उनका स्ट्रेंथ थोड़ा वीक है, जिसका फ़ायदा दूसरे उठाते हैं। अब हमें उस चीज़ के अंदर चेंजेस कैसे लाने हैं, वो सिर्फ ऐसे होगा कि जो लोग हमारे अराउंड हैं वो पेट्रियार्कल सोच रखते हैं। वो सोचते हैं कि सामने औरत है, हम उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। औरत को रिस्पेक्ट नहीं करती है ना। सोशल मीडिया के ऊपर भी गालियाँ लोग इतनी फ्लुएंटली दे रहे होते हैं हमें कंटेंट, फीमेल एक्सपोज्ड कंटेंट, मतलब फ़ीमेल को ऑब्जेक्टिफाई करता हुआ कंटेंट इतना ईजीली दिख रहा होता है, इतना ईजीली सर्व होती हैं ये सारी चीज़ें जो हमारे मेंटली हमें इफ़ेक्ट करती हैं कि ठीक है, फीमेल तो कुछ नहीं है, सेकेंडरी ही तो है, हम लोग प्राइमरी है। मेल प्राइमरी है, मेल सर्वश्रेष्ठ है, फीमेल हमारी सेकेंडरी है। हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, हम उसका यूज़ कर सकते हैं, हम उसको पीड़ा में डाल सकते हैं। और फीमेल्स दे ट्रस्ट वेरी ईजीली, उनके अंदर दे हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, वो ट्रस्ट ईजी करती हैं, लेकिन मेल जो है वो मैनिपुलेट ईजी करते हैं। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें डिफरेंस पैदा समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो हमें उन कारणों की तह में जाने की कोशिश करनी होगी, तभी मुझे लगता है कि निजात मिल सकती है। हमारे पैनल में जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो उसी को लेकर के चल रहा है। हम उन केंद्रित करना चाहते हैं उन अपराध की। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक बड़ी बात ये आती है कि हम जनरली चर्चा भी सुनते हैं और खुद पॉलिटिशियंस इस बात को मानते हैं कि यार ये मजबूरी होती है कई बार इन मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, लेकिन मेरी नज़र में ये सियासी मुद्दा नहीं है। मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ कि महिलाओं से जुड़े मुद्दे, आप उनकी तरक्की की बात करिए, आप उनके एम्प्लॉयमेंट की बात करिए, सामाजिक कुरीति है तो ज़रूर बात करिए, महिलाओं के अपराध पे चर्चा करिए, लेकिन इसे सियासी मुद्दा मत बनाइए। जब आपके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है तो आप एक दूसरे की टांग मत खींचिए। अगर इन्हीं पे अगर आप रोटी सेकेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस तरह से, जो करने वाला तो दरिंदा है, हम उस दरिंदगी भरी नज़रिए से हम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी आप उसके योग्य नहीं है, चाहे कोई राजनीतिक दल हो। सुमन जी हमारे साथ में है, राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन आज हमारी इस डिबेट में खास रूप से हमने उन्हें आमंत्रित किया है। मैम, क्या लगता है आपको कि महिलाओं से जुड़े अपराध क्या राजनीति के मुद्दे होने चाहिए? एक पार्टी की सरकार होती है एक राज्य में तो वहाँ उसको कहा जाता है कि दरिंदों के पीछे हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उनको फांसी के तख्ते तक पहुँचाएंगे, पीड़ित परिवार के साथ हम खड़े हुए हैं, वो चाहे बैठ के बोलते हैं हम खड़े हुए हैं। दूसरी जगह पे अगर आप कोई पार्टी विपक्ष में होती है
तो बस महिला सुरक्षा देने में नाकाम सरकार, ये वो, और इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लगता है वास्तव में पॉलिटिकल मुद्दा है या इसके सॉल्यूशन पे जाने की जरूरत है? योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ती रहेंगी। सत्ता में जो होगी वो अपने सरकार को प्रोटेक्ट करेंगे और जो सत्ता से बाहर होंगे वो सरकार पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लेकिन हम लोग लोकतंत्र में हैं, अब राजतंत्र का तो समय है नहीं। उम्मीद आदमी सरकार से ही करता है, सिस्टम को दुरुस्त करने का काम सरकार से होता है। परिवार को दुरुस्त तो परिवार के लोग करें, लेकिन हमें जो लगता है, मेरे अनुभव से विदाउट पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर रही हूँ मैं, सरकारों को चाहिए, जो मुझे लगता है कि जो हुक्मरान है इस देश के, रोटी कपड़ा और मकान हमारी प्राइमरी जिम्मेदारी थी सरकार की, और वो हम लोग को उपलब्ध कराया गया। तो सब लोगों के पास आज रोटी कपड़ा मकान मोस्टली सब लोगों के पास है। इसी तरह जिस दिन सरकार महिला को मुद्दा बनाएगी, आपने कहा मुद्दा मत बनाइए, इंसेंटिव्स दे देते हैं, सेकेंडरी प्रायोरिटी जो इसने बोला कि पितृसत्तात्मक मानसिकता से सरकारें भी काम करती हैं। महिलाओं को वोट बैंक की तरह यूज़ करने का काम तो कर लेती हैं, लेकिन उनको असली जो राहत मिलनी चाहिए उस पर सरकार नहीं। मैं सोचती हूँ प्राइम मुद्दा सरकार को, केंद्र हो चाहे राज्य हो, उन लोग को महिला ही लेनी चाहिए, और महिला के सराउंडिंग जितनी योजना बने उसको इम्प्लीमेंट करने की भी चेष्टा उसी स्पीड से होना चाहिए। उदाहरण देना चाहूँगी मैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सरकार नाम मिला, एक चेष्टा हुई कि भाई जो रेप करेगा उसको विध्वंस कर दिया जाएगा, उसके घर को, जो ये करेगा उसको। तो सुनने में वातावरण में खबर आई कि यूपी से लोग छोड़ के नियर बाई स्टेट में आने लगे, क्योंकि यहाँ बहुत कड़क सरकार है। तो कहते हैं ना हम लोग कि भय बिन होए न प्रीत। जब तक आप भय नहीं दिखाओगे, हिंदुस्तान में कहते हैं कि मानव अधिकार बहुत स्ट्रांग है, ह्यूमन राइट्स पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हम कुछ सख्त करना चाहते हैं तो ह्यूमन राइट्स आ जाती है। लेकिन मुझे लगता है सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, और जाति पाति के आधार पे इसको नहीं देखना चाहिए, धर्म के आधार पे नहीं देखना चाहिए। अब रेप को भी लोग अगर जातियों के रंग में रंगने लगेंगे तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा। हिंदू भी बहुत बड़ा रेपिस्ट है, मुस्लिम भी बहुत बड़ा रेपिस्ट है, क्रिश्चियन भी हो सकता है बहुत बड़ा। लेकिन चर्चा क्या हो जाती है, बहुत हमने जो देखा अपने अनुभव से, कि अरे भाई ये उस मानसिकता के लोग हैं इसलिए रेप कर रहे हैं। अब तो घर में दादा भी रेप कर रहे हैं, माने आप नाना रेप कर रहे हैं, बच्चे को घुमाने ले गए, उनको करे तो आप क्या क्या रंग दोगे? तो इसको रंग देने की ज़रूरत नहीं है, अब इस पर काम करने की आवश्यकता है, चाहे कोई भी हो। अगर आप स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन रखेंगे, एक मैसेज देंगे, हमने अगर सज़ा का प्रावधान किया कि हत्या उसको फांसी की सज़ा मिलेगी, तो इसी देश में, मैं कानून को बहुत हाथ जोड़ के सम्मान करती हूँ, कानून के खिलाफ कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन इसी देश में उस रेपिस्ट के खिलाफ भी 10 लोग खड़े हो जाते हैं उसके लिए बहस करने के लिए। जब तक इस मानसिकता से बाहर नहीं आएंगे कि ऐसे लोगों को, सूट एंड साइट को हम नहीं लाइक करते हैं, आपने चेन्नई का जिक्र किया, लेकिन फूल क्यों बरसाए गए? क्योंकि एट द पॉइंट रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क हुआ, लंबे इंतजार की आवश्यकता नहीं हुई, उसको वहीं कुचल और ख़त्म कर दिया गया, तो एक डर बना। तो मुझे लगता है देश में कुछ ऐसा करना चाहिए, हुक्मरानों को मैसेज देना चाहिए और महिला को केंद्र बिंदु में लाना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान वाला थ्योरी अब आज़ादी के बाद से बहुत चला और हम लोग को प्राप्त हो गया। अब आपको महिला का एजेंडा लेके महिला की सुरक्षा, और सिर्फ सुरक्षा, हमें अपनी सेफ्टी नहीं होगी तो हमारे लिए हमारी पढ़ाई बेकार है, हमारे लिए हमारा घर बेकार है, हमारे लिए हमारे जितने इंसेंटिव्स आप दे रहे हो वो सब बेकार है। सुरक्षित हम नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए सरकार को सबसे पहले सुरक्षा पे, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बहुत सख्त होना पड़ेगा। बातों से नहीं, भाषणों से नहीं, आपको करके दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हम सुनना भी यही चाहते थे कि मैं कई बार कहता हूँ कि ये सियासत का मुद्दा नहीं है, सियासत के मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन इसको मत बनाइए। इसमें तो मिलकर के और कोशिश की जानी चाहिए कि हम नज़ीर कैसे पेश कर सकते हैं कि वाकई अगर वहाँ घटना होगी तो इसका अंजाम क्या होगा। और देखिए, कानून में से भय तभी पैदा होता है जब आप नज़ीर देते हैं, और नज़ीर ऐसी देनी चाहिए जिससे वास्तव में रूह कांप उठे कि अगर ऐसा करेंगे। अभी जैसे मिडिल ईस्ट का उदाहरण दिया अभी ज्योति जी ने और ममता जी ने, कि वहाँ पे घटनाएं क्यों नहीं होती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। वहाँ पे वेट एंड वॉच वाली स्थिति नहीं है, अगर आपने जुर्म किया तो उसकी सज़ा मिलेगी, कोई भी हो चाहे वो। वहाँ ये नहीं होता है कि मेरा कोई राजनीतिक आका बैठा हुआ है तो मैं बच निकलूँगा, या मेरा कोई ऑफिसर बचा हुआ है तो मैं बच निकलूँगा। वहाँ कोई रास्ते नहीं होते हैं। वो अपराध किए आपने तो रास्ते दूसरे खुले हैं कि आपको जाना ही पड़ेगा, जो आपके योग्य सज़ा है उसको आपको भुगतना होगा। चलिए ममता, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। अब क्या लगता है आपको कि एक तो सबसे बड़ी, जो मैं कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ रहा था
एक थीम हमारी ये बन गई, हम दो हमारे दो। पहले संयुक्त परिवार होते थे, घटनाएं वहाँ भी होती थी पहले भी। ये आज भी एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे, 70 से 75% विक्टिम के नॉन होते हैं। वो कि पड़ोसी हो सकता है, उनका जानकार हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है। तो ये तो अपराध की एक कथा है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि अननोन या कोई दरिंदा ऐसा आ गया। दरिंदे तो हर जगह उपलब्ध हैं, किसकी सोच में क्या चल रहा है उसका कोई एक्सरे नज़रों में नहीं है कि इसकी क्या सोच हो सकती है। क्या लगता है आपको कि हमें सोशल स्ट्रक्चर में ही कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? बिल्कुल योगेंद्र जी, एक्चुअली हमारे साथ जो अभी समस्या है वो ये है कि हम अपने संस्कारों को पीछे छोड़ चुके हैं। देखिए, ऐसी घटनाएं ये नहीं है कि पहले नहीं होती थी, लेकिन आज जो उसका स्तर है, जिस तरह से पीड़िता को मारा जाता है, आप मारने के जो तरीके हैं, जैसे निर्भया या जो अभया वाला कांड है, आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो ये इस तरह का प्लेफुल माइंड और इस तरह से महिला या बच्ची के साथ अत्याचार के बाद उसको जो मारा जाता है या जो साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की जाती है, तो कहीं तो दरिंदा बेखौफ है। अच्छा, जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया कि ये सारी जो शुरुआत है वो बच्चे की परवरिश से ही हो जाती है, बचपन से हो जाती है। तो यहाँ सभी को, हम पूरे समाज को, हम एक पर्टिकुलर प्रशासन या सरकार या पुलिस को ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें सभी जिम्मेदार हैं। और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं बच्चियों से, महिलाओं से एक निवेदन है मेरा, आप अपनी सुरक्षा खुद करें। जैसे कि और भी पैनलिस्ट अभी बता रहे हैं, आत्म सुरक्षा है। तो इस तरह के इन टॉपिक्स पे, जैसे आज आपने बहुत अच्छा किया कि इस पे हम खुलकर बात कर रहे हैं, इस तरह के शोज़ के थ्रू अवेयरनेस बढ़ रही है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और बच्चियों को ओपनली स्कूल्स में भी एंड अदरवाइज ऑल्सो सरकार से भी अपील है कि वो खुलकर इन मुद्दों पर बात करें। बच्चियों को अपनी सुरक्षा के जो भी तरीके हैं वो समझाएं, सिखाएं। और परिवार में देखिए, ऐसी घटनाएं जब आती है तो चर्चा होती है, न्यूज़पेपर में, आप टीवी पे देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। तो परिवारों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को इस तरह से शिक्षित करें, चाहे वो लड़का है, लड़के को लड़की का सम्मान, जब वो अपनी बहन या अपनी माता का सम्मान करता है तो वो, मुझे लगता है, बाहर भी एक रिस्पेक्टफुल नज़रिया रखता है। तो ये शुरुआत होती है घर से। तो हमें अपने बच्चों को समझाना है, लड़कों को समझाना है कि जो भी बच्चियां हैं या जो महिलाएं हैं, दे आर इक्वल टू देम एंड दे शुड बी रिस्पेक्टेड। साथ ही बच्चियों को ये समझाना है कि अगर इस तरह की कोई उन्हें वार्निंग मिलती है या कहीं वो असहज महसूस करती हैं तो व्हाट दे हैव टू डू। मदर्स हैं या जो घर में महिलाएं हैं और पिता भी, व्हाई नॉट, आपको अपनी बच्चियों को भी खुलकर बात करनी है और उन्हें समझाना है कि इस तरह की अगर कोई सिचुएशन होती है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसको पहली जो अभी आज की ज़रूरत है वो है कि इस मुद्दे पर खुलकर बात करें, हम संकोच ना करें, शर्म ना करें, खुलकर बात करें, क्योंकि दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम। अगर हम खुलकर बात नहीं करेंगे, बच्चियां भी हिचकेंगी, ना वो कुछ समझ पाएंगी, या शायद वो कई बार खुलकर बात भी नहीं कर पाती हैं। कई बार उनके साथ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जहाँ छेड़छाड़ जो होती है वो रेप में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बच्चों को सहज महसूस करवाना है परिवार में, तो शुरुआत जो है वो फैमिली से ही होगी। जी, मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, फैमिली के साथ ही हम जोड़ रहे हैं इस बात को और वहीं से संस्कार भी मिलते हैं। और अगर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि देखिए, नज़रिया भी थोड़ा सा बदल के रखना। घर में सब में मेल मिलाप, परिवार में सब कुछ लोग होते हैं, 10 तरह के होते हैं, लेकिन आपराधिक मानसिकता, इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं और ये किसी को क्लीन चिट भी नहीं दे सकते, परिवार में नहीं हो सकते। लेकिन बच्ची हों चाहे महिलाएं हों, अगर कहीं पे भी उनको लगता है, जैसे विदुषी ने कहा कि हमें इस तरह का एक महसूस हुआ, अगर आपको लगता है तो आप खुद नहीं कह सकते हैं, आप अपने मम्मी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, बड़ी कोई बुआ, चाचा, चाची, कोई भी किसी को न किसी को कहिए, आप नज़रअंदाज मत करिए। होता क्या है कि आप उस वक्त अगर इग्नोर कर देंगे, आपने इग्नोर कर दिया इस नाते कि चले इतनी बड़ी महफिल है, सारे गेस्ट आए हैं, क्या होगा, इसमें एक नया हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती, लेकिन आप इग्नोर भी मत करिए, आप ज़रूर करिए। अदरवाइज वो आपकी कमज़ोरी समझ के दोबारा वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। ये किस तरह की मानसिकता होती है, लेकिन आप इसे नज़रअंदाज मत करिए। हम बहुत अच्छी बात है कि एक सॉल्यूशन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सुझाव इस तरह के आ सकते हैं जिसे हमें अपनाने चाहिए। ज्योति मैम, आपके पास में आना चाहूँगा, आप के स्टोर्स भी हैं और आप काम भी आपके साथ महिलाएं करती हैं, तो कई बार इस तरह की चीज़ें सुनते हैं जिससे हम, देखिए, हर घटना से एक सबक मिलता है, हमें लर्न करने के लिए बहुत कुछ होता है, सफलता से भी और विफलता से भी। तो कुछ ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं कुछ चीज़ें कि खासकर वर्किंग वुमेन्स हैं, उन्हें किस तरह से ध्यान रखने की आवश्यकता है? देखिए, वर्किंग वुमेन्स, जैसे आज मेरे अंडर में कई बच्चियां हैं वो काम कर रही है और भी लेडीज़ हैं वो काम कर रही हैं।
तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको टाइम टू टाइम एक बार ये चीज़ ज़रूर पूछ रही हूँ कि वो काम जहाँ काम कर रही है वो कंफर्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि आई एम अ डिज़ाइनर, सो मेरे वहाँ पे मेल स्टाफ भी होगा और फीमेल स्टाफ भी होगा। सो क्या वो उस माहौल में कंफर्टेबल है या नहीं है, किसी और तरह की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये जो भी हायरार्कीज़ पे जो भी बैठे हैं, ये उन लोगों की भी ड्यूटी होती है कि घर के साथ साथ वो अपने वर्क प्लेस पे भी ये इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक ज़रूर मेरी एक रिक्वेस्ट है पूरी मीडिया से कि जब पता है कभी भी कोई रेप केस होता है या इस तरीक़ा का विक्टिम जो भी लड़की होती हैं उनकी फैमिली होती है, आप देखिए उनके पेरेंट्स के उनके इतनी बार उनको सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, क्या कभी किसी रेपिस्ट का उनकी फैमिली का फोटो, उनका घर बाहर कहाँ वो रहते, क्या वो कभी दिखाया गया है? ज्योति जी, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, किसी भी विक्टिम का आप फेस नहीं दिखा सकते, उसकी आइडेंटिटी नहीं बता सकते। सर मुझे निर्भया का जो केस है उसकी माँ, मैंने भी इंटरव्यू किया उनका, निर्भया की माता जी ने खुद ने कहा कि नहीं, पहचान होनी चाहिए, तब उन्होंने अपना नाम बताया और कि मुझे आने दीजिए, कोई बात नहीं है, पता कैसे लगेगा नहीं तो लोगों को। सर वही चीज़ जी, बट ये बताइए जो अपराधी है, मैंने कहा ना, लोगों को पता ही नहीं चलता। जब आप ठीक है, लोग किसी न किसी तरीके से सर्च कर लेते वो कहाँ पढ़ती थी, कौन उसके पेरेंट्स है, कौन ये है, लेकिन जो अपराधी होता है उसको क्यों नहीं दिखाया जाता? और उसका भी होता है नहीं, उसकी फैमिली का। मुझे एक बात बताइए, कभी भी उसके परिवार को तो नहीं दिखाया जाता। आप अगर मैं एक बताऊं, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम हर बार समाज जो भी देखिए, मेरा एक सोच महिलाओं को लेकर के बॉडी फ्रंट और मेरे ख्याल में पैनलिस्ट कई ऐसे भी, आप भी दूसरी बार आई हैं, हम महिलाओं से जुड़े मुद्दे को केवल हाईलाइट इस वजह से करते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, निर्भया का जब केस हमारा चैनल लॉन्च हुआ था, हमें पता लगा कि धौलपुर के एक गांव का रहने वाला अपराधी है। हमने उसके पूरे गांव की तस्वीर दिखाई और जिस दिन उसको मृत्युदंड मिला उस दिन भी हमने पूरा दिखाया। वो बिल्कुल सर, बहुत कम मीडिया है जो उसको फोकस करती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कोशिश करनी चाहिए। और इस तरह की जो मैं आपसे सुझाव जरूर एक जानना चाहूँगा कि वास्तव में अगर स्टोर्स पे कोई काम कर रही है महिला, कहीं पे भी लेट आवर्स में जाना होता है, अर्ली जाना होता है, के लिए सफ़र भी करते हैं, तो ऐसी पोजीशन में उसे क्या ख्याल रखने की आवश्यकता है? देखिए, सेल्फ डिफेंस के लिए जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पास चाहे पेपर स्प्रे जो आता है एक अपने पास रखिए, किसी भी तरह के छोटे मोटे आप जिस भी चीज़ों से कंफर्टेबल है, ताकि आप अपनी सुरक्षा खुद कर सके। मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए, लेकिन अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो एक वो चीज़ है कि आप फ़ोन पे लगे बात कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, तो थोड़ा सा अवेयर रहें उस टाइम पे। अपनी लोकेशन के बारे में लोग सोचते हैं कि नहीं बताना, लेकिन अगर आप इस टाइम पे कहीं से भी निकल रहे हो तो एटलीस्ट आपकी फैमिली मेम्बर्स को, आपके फ्रेंड्स को, या फिर जहाँ पे भी आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं उनको आपके बारे में पता होना चाहिए, आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। तो थोड़ी सी और खुद की सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ें तो आपको खुद ही रखनी पड़ेगी। हम हर बार किसी और पे डिपेंड नहीं हो सकते। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। कुछ चीज़ें कि सेल्फ डिफेंस, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपका, तो ये वाकई बहुत ज़रूरत है। समय के साथ में चीज़ों को बदलना चाहिए और ये आपको एक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए, अपने खुद के सेफ्टी फीचर्स में इसे शामिल करना चाहिए कि हाँ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ललिता जी आपके पास में आना चाहूँगा, आप एक लॉयर भी हैं और गवर्नमेंट लॉयर हैं, आप देखते भी हैं चीज़ों को, उससे क्या हमें कुछ सीखने को मिल रहा है कि हाँ वास्तव में ये चीज़ें हमें करनी चाहिए? देखिए, ये आप सही बोल रहे हैं बिंदर जी की खुद की सुरक्षा खुद ही अपने हाथों में होती है कि जब भी वर्क प्लेस पर अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है या किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश भी मात्र की है और आपको महसूस होता है, तो आपको इमिडिएटली आवाज़ उठानी चाहिए। आपको वेट नहीं करना चाहिए कि वो थोड़ा सा और 2 कदम आगे बढ़े तो मैं बोलूँगी या फिर अपने तब जाके मैं जो लोगों को बताऊँगी। आप इमिडिएटली अगर उस वक्त 10 आदमियों के सामने उसको डांटते हैं या अपने अधिकारी को आप शिकायत करते हैं तो उसका जो है निवारण वहीं ख़त्म हो जाता है। मैं जहाँ तक निवारण हो जाएगा वहीं पर, लेकिन अक्सर महिलाओं को मैंने देखा है कि बहुत संकोच करती हैं कि मैं बताऊं नहीं बताऊं, या मुझे बोलना चाहिए कि इसका प्रतिरोध मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर महिला ये सोच ले कि हर गलत चीज़ का मुझे प्रतिरोध करना और इमीडिएटली वो करती हैं तो डेफिनेटली ये मान लिए कि दोबारा उसके साथ उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उसके साथ गलत हरकत करे या गलत बात भी करे। जी,
इसलिए योगेंद्र जी, मैं तो सभी बच्चों को भी यही कहूंगी कि कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है या मुझसे गलत बात बोली गई है या अपशब्द इस तरह के बोले गए हैं, तो उसका प्रतिरोध उनको इमिडिएटली करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा, अगर आप योगेंद्र जी देखें कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद ही रखनी चाहिए, लेकिन जो माहौल, आप अगर रात को आप जाते हैं तो आप देखिए कि माहौल भी थोड़ा सा, बच्चियां भी जो है अपने प्रति केयरफुल रहने की जरूरत है। केयरफुल रहने अक्सर की ये बात जरूरत होती है कि मैं इस बात पे बहुत बार बहस होती है कि आप लड़कों को तो ये बात नहीं कहते हैं, आजकल लड़कों को भी कहा जाता है। देखिए, अंधेरी गली है, आप कोशिश करिए कि कोई ऐसा व्हीकल निकल करके जा रहा हो या फिर आप उजाले की ओर से जाओ, उस रास्ते को थोड़ा सा अगर जाना भी पड़ रहा तो अवॉइड करिए। ये आपके सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है। आप उस अंधेरे में मत जाइए, थोड़ा सा बच के निकलिए। आपको मालूम इस गली में काटने वाले कुत्ते रहते हैं, तो आप रास्ता बदल लीजिए। थोड़ा सा ये ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता कि कपड़े ये कौन कैसे पहन के जा रहा है, कपड़ों को लेकर के बहुत हमारे यहाँ पे बहस का मुद्दा हो जाता है। लेकिन एक 2.5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, एक 60 साल 65 साल की महिला, उनके कपड़ों से भी उसका कोई संबंध होता है। तो मुझे लगता है कि ये तो नज़रों का ही कुछ खोट है और मानसिकता इस तरह की विचलित और विकृत हो चुकी है, जिसकी वजह से कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। दोनों बच्चे हैं हमारे साथ में और सारा आपके पास में आना चाहूँगा। आप लोग आपस में कभी चर्चा करते हैं? क्योंकि देखिए, आविष्कार आवश्यकता की, उल्टा बोल रहा हूँ शायद मैं, तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो आती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से ही डेवलप होती हैं और ये देखते हैं हम कि हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। खुल के चर्चा होती है कभी बच्चियों में, दोस्तों में, घर में, कि हमें क्या करना चाहिए? जी, एक्चुअली खुल के चर्चा तो होती है, क्योंकि ये मुद्दा पहली बार नहीं उठा है ना। हम छोटी बच्ची आसिफा से लेकर निर्भया, फिर विशाखा गाइडलाइंस भी आई थी, उनका भी वर्क प्लेस के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था। तो वर्क प्लेस के ऊपर भी पहली बार बात नहीं आई है, लेकिन वो उठती है और फिर वापस से मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, दब जाते हैं और हमारी भी चर्चा वैसे ही बंद हो जाती हैं। लेकिन जब भी हम लोग इस बारे में बात करते हैं तो एक कॉमन टॉपिक उठता है कि हमेशा लड़कियों को आप बताते हो कि तुम ऐसे मत करो, तुम वैसे मत करो, तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, तुम ये कपड़े मत पहनो, है ना, तुम मुझसे बात मत करो, सोशल मीडिया मत चलाओ, फ़ोटो मत डालो। लेकिन एट द सेम टाइम आई फील लाइक एक जो हम छोटा सा जैसे हम लोग यहाँ पे एक सोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में कुछ सोल्यूशंस हमेशा आते हैं और वो सोल्यूशंस होते हैं कि हम लोग बच्चों को, लड़कों को, और बात यह है कि लड़के तो फ्यूचर जनरेशन है जो कि आगे जाके उस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन अधेड़ उम्र के लोग भी, बूढ़े लोग भी, वो भी बड़ी गंदी सोच रखते हैं और वो भी कभी कभी ऐसे अपराध करते हैं। तो हमें मेल सोसाइटी को वहाँ पे पॉलिश करना ज़रूरी है। वहाँ पे एक वर्कशॉप हो हर जगह, जहाँ पे सेल्फ डिफेंस क्लासेस लड़कियों के लिए हो रही है, वैसे ही ब्रेन डेवलपमेंट क्लासेस या फिर जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स मेल्स के लिए स्पेशली होना ज़रूरी है। एंड एट द सेम टाइम लड़कियों को ये जैसे कि हमारे पहले जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे यहाँ पे, उन्होंने भी बोला कि आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस होगा, आप एक शोर भी मचाओगे तो आपके आजू बाजू के जो लोग हैं वो अवेयर होंगे कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, वो ध्यान देंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर पब्लिक प्लेस होती है तो लोग ऐसे हाथ मार के जब चले जाते हैं ना, तो वो इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं कि ये कुछ बोलेगी नहीं, क्योंकि हमें इनबिल्ट होता है। मैं 6 क्लास में थी, तो मेरे साथ में पड़ोस में एक था कोई, तो उन्होंने हरासमेंट करने की कोशिश करी। मैं घर पे आई तो मैं रोने लगी, मेरी मम्मी ने मेरे को मना कर दिया कि बेटा कुछ मत बोलना, है ना, खामखा लड़ाई होगी। लेकिन मैंने अपनी बहन को बताया और सब लोग ने फिर उसके ऊपर एक्शन लिया। तो जब एक छोटा बच्चा, जिसके उसकी मम्मी ने मना कर दिया कि बेटा तुम मत बताना, तो हम फीमेल्स को भी ये जानने की ज़रूरत है, ये अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि बेटा तुम मुझे बताना, तुम मुझे नहीं बताओगी तो तुम किसको बताओगी? तुम अपनी मम्मी को नहीं बता सकते, टीचर को बता दो, टीचर को नहीं बता सकते, बहन को बता दो, दादी को बता दो, पापा को बता दो, लेकिन हमेशा एवरी टाइम टेल, रिपोर्ट। और जो 2-3 और चीज़ें हम लोग सोचते हैं इस सोल्यूशन के बारे में, तो मेरे दिमाग में एक और चीज़ आती है कि जब मेरे साथ में कभी भी मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ किसी भी जगह पे, तो बहुत बार ऐसा होता है मैं पहले ही टेक्स्ट कर देती हूँ
जो मेरे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स होते हैं मैं उनको टेक्स्ट कर देती हूँ मेरा लोकेशन, और मैं बोल देती हूँ मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल हूँ, अगर मैं कॉन्टैक्ट ना कर पाऊँ थोड़ी देर में तो प्लीज़ एक्ट करना। तो यू हैव टू बी वेरी मच लाइक ऑन स्पॉट अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर एक्ट करो, भेजो लोकेशन, हैंड टू हैंड भेजो, थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है करो, सो यू हैव टू डू दैट। चलिए मैं विदुषी आपके पास में आना चाहूँगा वाइंड अप करने से पहले। हम सॉल्यूशंस पे जा रहे हैं, बहुत अच्छे सुझाव भी सामने आ रहे हैं। देखिए सरकारें कब एक्शन लेंगी, कौन क्या करेगा, लेकिन जिसके साथ घटना होती है निपटना तो एक बार तो फिलहाल तो सामने उसी को है। क्या सॉल्यूशन दिमाग में आ रहा है आपके? सर मुझे ऐसा लगता है चिंताएं करने से तो चिता नहीं बंद हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती है। सिर्फ चिंताएं या फिर बैठ के सिर्फ एक डिस्कशंस करने से कुछ नहीं हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी इस्माइल जी ने कहा कि मदर को बताओ, दादी को बताओ, किसी को बताओ, तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन पेरेंटिंग कि पेरेंट्स हो चाहे गार्जियंस हो वो अपने बच्चों से इतने ज़्यादा कनेक्टेड रहें कि बच्चे किसी भी टाइप की बात करने से पहले कोई संकोच नहीं करें। आई एम वेरी मच कनेक्टेड विद माई मदर। मेरी मम्मी को मेरे बचपन से लेके आज तक मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, कहाँ बैठी हूँ, इवन इफ़ आई एम गोइंग टू ऑफिस आई टेक्स्ट माई मॉम कि मम्मी ऑफिस जा रही हूँ, व्हेन आई एम बैक टू फ्रॉम ऑफिस टू होम मम्मी ऑफिस आ गई। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट दैट मच बॉन्ड जो यूजुअली आजकल पेरेंट्स में जो मैंने देखा है, जो अभी न्यू पेरेंट्स हैं वो खुद की लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं या उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। और बच्चों को भी आजकल चाहे सोशल मीडिया हो जाए, चाहे टेक्नोलॉजी हो जाए, चाहे बाहर इतना ज़्यादा एक इन्फ्लुएंसिंग इन्वायरमेंट मिलता है कि वो हर चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हर चीज़ की तरफ अट्रैक्ट कर जाते हैं। तो पेरेंटिंग में जो हमारी ट्रेडिशनल पेरेंटिंग थी, जो आज से कई सालों पहले जो हमारे पेरेंट्स को मिली थी, तो वो पेरेंटिंग, ट्रेडिशनल पेरेंटिंग वापस लाने की ज़रूरत है, वो बॉन्ड क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए विदुषी, मैं माफ़ी चाहूँगा, समय का अभाव, मैं रोकना चाहूँगा तमाम पैनलिस्ट को, क्योंकि बहुत अच्छे सुझाव आप लोगों के आ रहे हैं। वाकई देखिए कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि हम केवल सरकारों के भरोसे नहीं रहे हैं, सरकार भी हमको बीच में से गई है। 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा। एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, और वाकई बच्चों में वो विश्वास और भरोसा पैदा करने की आवश्यकता है कि ऐसे केसेज कहीं पे भी हों तो आपको उन्हें सहन नहीं करना है, कहीं ना कहीं उसकी चर्चा करनी चाहिए। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि मोबाइल रूपी इस हथौड़े में जो आपके संस्कारों पे चोट मार रहा है, इससे थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करके बच्चों को टाइम दीजिए, बच्चों के साथ अपना स्पेंड करिए समय, उनको मोबाइल मत थमाइए। घर में बाउंडिंग होनी चाहिए, आपस में चर्चा होनी चाहिए, खाने की टेबल पे हो, बच्चे जब जा रहे हैं तब हों। और जो चीज़ें निकल के आ रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे यहाँ से कुछ सुझाव डेवलप हुए हैं, मेरे ख्याल में सबको उसको जहन में उतारना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। नुस्खे देसी नुस्खे नहीं, ये सच्चाई है जो अपने एक्सपीरियंस हमारे सामने शेयर किए जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।